Hello everybody. Now, let's continue our discussion part. First और third problem मैंने मेरे पिछले लेक्चर में डिस्कस करा दिया था. फोर्थ प्रॉब्लम में डिस्कस कराता हूं. बड़े ध्यान से फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे. What concentration of H positive ion should be present in the solution? Concentration of H positive ion in the solution, this is being asked. That is 0.2 molar lead ion and 0.2 molar in manganese ion. 0.2 molar is lead ion concentration and 0.2 molar is manganese ion concentration. So that maximum amount of PBS precipitate हो जाना चाहिए. Ignore the hydrolysis of ions. K1 and K2 of H2S are this. K1 of H2S is given. K1 of H2S is the value is 1.1 into 10 to the power minus 7, and K2 of H2S is 10 to the power minus 14, while KSP of PBS given is 7 into 10 to the power minus 29, and KSP of MNS is 27 into 10 to the power minus 16. The solubility of H2S, solubility of H2S is 0.1 mole per liter. Now this is the problem. Let's try to understand the problem, the practical aspect of the problem that asked H positive ion concentration in the solution. क्या होना चाहिए? What should be the H positive ion concentration in the solution if that solution contain 0.2 molar lead ion and 0.2 molar manganese ion? So that complete or maximum PBS must precipitate. Maximum PBS must precipitate मतलब without precipitation of MNS. Without precipitate of MNS. MNS precipitate नहीं होना चाहिए और maximum PBS precipitate हो जाए. Now, the data given is K1 of H2S is given to you, K2 of H2S is given to you, KSP of PBS, KSP of MNS. Now, what is the practical aspect of the problem? While carrying qualitative analysis, we know that lead ion is in group 1. Lead ion group 1 में, और मैंगनीज आयन ग्रुप 4 में है. इनफैक्ट लेड आयन ग्रुप 1 में है और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज HCl एंड H2S. लेड आयन ग्रुप 1 में एंड ग्रुप रिएजेंट इज HCl एंड H2S. वाइल मैंगनीज आयन इज इन ग्रुप 4 और इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S. और हम सबसे पहले ग्रुप 1 के कैटायंस को चेक करते हैं, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3, देन ग्रुप 4. और जब हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के आयंस को चेक कर रहे होते हैं तब हम चाहते हैं कि ग्रुप 4 के आयंस वहां हो भी तब भी प्रेसिपिटेट नहीं करे. जब हम टेस्ट ग्रुप 1 के लिए लगा रहे होते हैं, सिल्वर या लेड के लिए लगा रहे होते हैं, तो ग्रुप 1 के लिए या ग्रुप 2 के लिए टेस्ट लगाते समय हम यह चाहते हैं कि वहां पर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 या ग्रुप 5 के कोई से भी एलिमेंट हो, वहां पर एल्यूमिनियम आयन हो, मैंगनीज कैडमियम हो, मगर वो कभी प्रेसिपिटेट नहीं करे. प्रेसिपिटेट करना चाहिए तो सिर्फ सिल्वर और लेड.
यदि है तो हम यहां पर यही बात चाहते हैं कि हमें H2S तो पास करना ही है, पर H2S पास करने से पहले हम वहां पर ढेर सारा HCl रख देते, उस HCl से H पॉजिटिव आयन आ जाते, तो वहां पर मिनिमम H पॉजिटिव आयन कितने हो जिससे कि यह दोनों आयंस सॉल्ट में हो भी तब भी मैंगनीज प्रेसिपिटेट नहीं करे और सिर्फ लेड प्रेसिपिटेट करे। इसके लिए मिनिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो, और K1 और K2 ऑफ H2S यह डेटा दिया हुआ है। K1 इज डिफाइंड लाइक दिस, K1 की ऐसे डेफिनेशन होगी, द फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ H2S, and K2 is defined like this, the second dissociation of H2S. PBS की KSP डेफिनेशन और MNS की KSP डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, H2S वेरी वीक एसिड है, हमको K1 और K2 से दिख रहा है, इट्स नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड, तो सॉल्यूशन के अंदर H2S का कंसंट्रेशन वही दिखेगा जो उसकी सॉल्युबिलिटी दिख रही है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक, फॉर मैक्स प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयन विदाउट प्रेसिपिटेटिंग Mn2 पॉजिटिव, हमको यह बात समझना है, विदाउट प्रेसिपिटेटिंग Mn2 पॉजिटिव, वहां पर मैंगनीज आयन कंसंट्रेशन और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, दिस आयोनिक प्रोडक्ट, दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ MnS, दिस मस्ट बी लेस देन KSP। यह आयोनिक प्रोडक्ट MnS का जो है वह MnS के KSP से कम होना चाहिए, और आई मे राइट Mn2 पॉजिटिव यदि प्रेसिपिटेट मैंगनीज हुआ ही नहीं है, यदि मैंगनीज प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है तो मैंगनीज का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में वही होगा जो आपने डाला है 0.2 मोलर, और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन दिस मस्ट बी लेस देन its KSP value 27 into 10 to the power minus 16। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं थोड़ा कलर चेंज करके। मैंगनीज की जगह पर मैं 0.2 मोलर सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन दिस मस्ट बी लेस देन KSP of manganese 27 into 10 to the power minus 16। हम कहते हैं यह डेफिनेशन यदि होल्ड करी, यह कंडीशन यदि होल्ड करी, तो मैंगनीज आयन, मैंगनीज सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, मैंगनीज सल्फाइड का KSP ज्यादा है, PBS का KSP कम है। इसका मतलब PBS पहले प्रेसिपिटेट करेगा और मैंगनीज बाद में प्रेसिपिटेट करेगा, और मैंगनीज के प्रेसिपिटेट करने से पहले अधिक से अधिक PBS प्रेसिपिटेट हो जाए, हम यह चाहते हैं। और मैंगनीज किसी भी कंडीशन में प्रेसिपिटेट नहीं करे, इसके लिए हम कंडीशन समझना चाहते हैं। मैंगनीज किसी भी कंडीशन में प्रेसिपिटेट नहीं करेगा यदि उसका आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम होगा, इस तरह से मैंगनीज प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। और हम यह कंक्लूड कर सकते हैं सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन मस्ट बी लेस देन 27 into 10 to the power minus 16 upon 0.2। हम यह लिख सकते हैं। इस कंडीशन में मैंगनीज आयन वुड नॉट प्रेसिपिटेट। अब KSP K1 और K2 ऑफ H2S दे रखा है। इधर से मैं
K of H2S निकाल सकता हूं. K of H2S would be K1 into K2. K of H2S, dissociation constant of H2S would be equal to K1 into K2. हम कहते हैं H2S giving you twice H positive plus sulfide ion. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा H पॉजिटिव स्क्वायर इनटू सल्फाइड आयन अपॉन H2S, and this would be equal to K, and this would be equal to K1 into K2. K1 into K2 is 1.1 into 10 to the power minus 21 into 10 to the power minus 21. हम यह चीज लिख सकते हैं. अब इधर से मैं सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S पता है और H2S से इसको सैचुरेट कर रखा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S पता है और जितना H2S डाला गया है उतना ही ऑलमोस्ट पूरा सॉल्यूशन के अंदर होगा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालना है और सल्फाइड आयन के लिए हमको कंडीशन दी हुई है. तो मैं इधर लिखता हूं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन अपॉन H2S की जगह 0.1 is equal to 1.1 into 10 to the power minus 21, and from here sulfide ion concentration in the solution, solution के अंदर जो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन होगा वह आ जाएगा. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 1.1 into 10 to the power minus 22 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर, और इस सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इस वैल्यू से कम होना चाहिए, और सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फाइड आयन होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फाइड आयन होगा वो मुझे इस कंसेप्ट से आ रहा है. यह कंसेप्ट अप्लाई कर दिया मैंने. नाउ आई वुड सब्स्टिट्यूट दिस सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इन दिस इक्वेशन. यह जो कंडीशन मैंने बनाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस तरह से 1.1 into 10 to the power minus 22 upon H positive concentration square. This would be less than 27 into 10 to the power minus 16 upon 0.2. अब this is the condition. If this condition hold, MnS does not precipitate. सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन मैंने इधर से ऑब्टेन करा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन लाइक दिस. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1.1 into 0.2 upon 27. 1.1 into 0.2 upon 27 into 10 to the power minus 6. Now I need to solve this. To get the condition for H positive concentration, I'll use the calculator here. 1.1 into 0.2 divided by 27 is equal to this, and it's under root. So it's 0.09 into 10 to the power minus 3. I'll write it 9 into 10 to the power minus 5 molar. This must be less than H positive ion concentration. If H positive ion, so this is the final result, this is the final answer जो हमसे पूछा गया था. If H positive ion concentration is less than this, if H positive ion concentration is less than this, in that case ionic product of MnS would be less than its solubility product. In that case MnS would not precipitate. MnS would not precipitate, but PBS would precipitate. कितना PBS precipitate करेगा, कितना PBS बचेगा, हम इसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं. मैं ऑल्दो आंसर तो आ चुका है, मगर मैं फर्दर इस प्रॉब्लम को करके आगे बता रहा हूं कि अब PBS कितना precipitate कर जाएगा और कितना बचेगा. हम कहते हैं, देखिए PBS का KSP यह है. So lead amount in the solution would be governed by this equation. First of all, I will calculate sulfide ion concentration from this equation. मुझको sulfide ion concentration इस equation से मिल जाएगा.
sulfide ion concentration in the solution would be 1.1 into 10 to the power minus 22 upon H positive ion concentration square. This is 81 into 10 to the power minus 10, or this is equal to 1.1 upon 81 into 10 to the power minus 12. यह सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन होगा। अब लेड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन को KSP से मिल जाएगा। lead ion, this is lead ion concentration into sulfide ion concentration. So lead ion concentration remaining in the solution is its KSP value 7 into 10 to the power minus 29 upon sulfide ion concentration, which is 1.1 into 81 into 10 to the power minus 12. So lead ion concentration in the solution is nearly 7 into 81 upon 1.1 into 10 to the power minus 41. Now observe that lead ion concentration in the solution that would remain dissolved would be in the range of 10 to the power minus 40. सॉल्यूशन के अंदर लेड आयन 10 टू द पावर माइनस 40 मोलर ही बचा रह गया है, जबकि ओरिजिनली हमने लेड आयन डाला था 0.2 मोलर। ओरिजिनली हमने लेड आयन 0.2 मोलर डाला था और 10 टू द पावर माइनस 40 मोलर लेड आयन बचा हुआ है। इसका मतलब लेड आयन नेग्लिजिबल अमाउंट में बचा हुआ है। यदि लेड आयन नेग्लिजिबल अमाउंट में बचा हुआ है, इसका मतलब लगभग सारा लेड आयन प्रेसिपिटेट कर चुका है। ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड आयन हैड ऑकर्ड, और MnS प्रेसिपिटेट नहीं करा। तो दो आयन आपस में टकराए नहीं है, दोनों का प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि प्रेसिपिटेट किसका है। दोबारा इस प्रॉब्लम को समझें। जो प्रॉब्लम था कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.2 मोलर लेड आयन है और 0.2 मोलर मैंगनीज आयन है। 0.2 मोलर लेड आयन और 0.2 मोलर मैंगनीज आयन का एक सॉल्यूशन है। इसमें PbS को प्रेसिपिटेट करना चाहिए बिना MnS को प्रेसिपिटेट करे, और डेटा दिया हुआ है। K1 of H2S, K2 of H2S ये सब दिया हुआ है, KSP of PbS, KSP of MnS और सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S सारी चीज दे रखी है। अब हमने खास इस बात को समझा है कि हमने PbS को प्रेसिपिटेट करवाना है, मैक्सिमम PbS को प्रेसिपिटेट करवाना है, मगर MnS प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम पढ़ के हमने ये समझा, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझा कि हम फर्स्ट ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के मिलाकर एक सॉर्ट बना हुआ है, और उसमें फोर्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप का प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। लेड का प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, मैंगनीज का प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। मैंगनीज का प्रेसिपिटेशन नहीं हो तो उसके लिए मैंगनीज सल्फाइड का जो आयनिक प्रोडक्ट है उसके KSP से कम, और इससे हमने सल्फाइड आयन के लिए कंडीशन निकाल ली। अब सल्फाइड आयन के लिए कंडीशन हमने ये देख लिया कि K1 और K2 ऑफ H2S क्या है और सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S क्या है। हमने उसको H2S से सैचुरेट कर रखा है, इसलिए K1 K2 ऑफ H2S से हमने K ऑफ H2S निकाल दिया, K ऑफ H2S के लिए इक्वेशन लिखी, और इस तरीके से हमने सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो H पॉजिटिव आयन की कंडीशन आ गई। H पॉजिटिव आयन इससे अधिक होना चाहिए, मतलब वहां पर H पॉजिटिव आयन HCl इससे अधिक डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन अधिक हो जाएगा, सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे, एंड दैट सल्फाइड आयन इज लेस, सच लेस दैट MnS वुड नॉट प्रेसिपिटेट। अब इस कंडीशन में MnS प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो आया उससे हमको सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन आ गया कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन यह होगा, और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन के इतना होने से लेड आयन इतना हो सकेगा, और लेड आयन इतना कम है, मतलब अधिकतर लेड आयन प्रेसिपिटेट कर चुका है। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के लॉजिक को समझें। प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखने के साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना यह ज्यादा जरूरी है। यह समझ में आ गया तो आयनिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। इधर हम दो चैप्टर्स को भी एक साथ पढ़ने लगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस का थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी और आयनिक इक्विलिब्रियम भी। फोर्थ प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखने के बाद हम एट्थ प्रॉब्लम की तैयारी करते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कर दिया, अब एट्थ प्रॉब्लम करते हैं। व्हाट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन POH ऑन द एडिशन ऑफ
200 ml of 0.1 molar HCl in 800 ml of, देखिए उन्हें पूछा गया है if 200 ml of 0.1 molar HCl is added with 800 ml of 0.1 molar ethylamine whose pKb is given to us, that is equal to 4. What is percentage change in POH? Now this is the problem. सबसे पहले प्रॉब्लम के कंसेप्ट और थ्योरी को समझना है कि किससे रिलेटेड है. If we have got a solution 800 ml 0.1 molar ethylamine, this is a base, और यह बात बिल्कुल साफ है इस चीज से कि पीकेबी दे रखा है, पीकेबी इज 4. नाउ विथ दिस बेस विल हैव सम पीओएच वैल्यू, इसकी कुछ ना कुछ पीओएच वैल्यू होगी जो कि हम डिसोसिएशन ऑफ बेस के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं. इसमें जब 200 ml 0.1 मोलर HCl डाला जाएगा, एसिड डाला जा रहा है, पीएच कम होएगा, एसिड डालने से पीएच कम होता है, तो पीएच कितना कम होगा यह बात पूछी गई है, परसेंटेज इन पीओएच. अब देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले इनिशियल पीओएच निकालते हैं हम इधर. इनिशियल पीओएच निकालने के लिए देखिए इनिशियली वी है प्योर बेस. इनिशियल पीएच निकालने के लिए या पीओएच निकालने के लिए विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन ऑफ प्योर वीक बेस. हम डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे. फॉर इनिशियल पीओएच विल अप्लाई डाइल्यूशन लॉ. डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे. विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट विल डिटरमाइन इनिशियल पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन. डाइल्यूशन लॉ में हमने क्या सीखा था? डाइल्यूशन लॉ में हमने यह एक्सप्रेशन सीखा था, पीओएच ऑफ एनी वीक प्योर बेस एडेड इन वाटर, it's expressed like this, POH is equal to pKb, half of pKb minus log C. Hydroxyl ion concentration is under root of Kb into C. और POH डेफिनेशन अप्लाई करी हमने, नेगेटिव लॉग लिया और हमने यह एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था. हमें pKb दे रखा है, pKb दे रखा है, इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली अप्लाई करने का डिसाइड करा है. log C हम डिटरमाइन कर लेंगे और इस तरह से POH मैं लिखूंगा हाफ ऑफ पीकेबी की जगह पीकेबी वैल्यू इज 4 और log C की जगह कंसंट्रेशन इज 0.1, log ऑफ 0.1 दैट वुड बी -1. Here I'll write -1. So 4 minus of -1 that is 5 upon 2. Initial POH is 5/2 or 2.5. This is the initial POH of the solution. यह हमने इनिशियल कंडीशन निकाली. अब इसके बाद उन्होंने कहा जो खास प्रॉब्लम है कि इस सॉल्यूशन में यदि हम 200 ml 0.1 मोलर HCl ऐड करें, if we add this much amount of HCl, definitely there would be a decrease in pH value or POH value. So what would be that percentage change? अब जरा सोचिए इसके लिए हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. हम एक वीक बेस है और इस वीक बेस में हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं. वीक बेस में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, दे वुड रिएक्ट, there would be a neutralization reaction. It's a spontaneous reaction. It will always go in forward direction. वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन हम इसी समय लिख लेते हैं. C2H5NH2. This is a weak base. It would react with HCl. यह रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही देखी जा सकती है जैसे अमोनिया की HCl के साथ. अमोनिया रिएक्ट विथ HCl टू गिव यू NH4Cl. इसी तरह से ethyl amine would react with HCl to give you C2H5NH3Cl. This is a salt and this is a base.
अब कितना सॉल्ट और कितना बेस बनना है इसे हम देख लेते हैं। HCl हमने कितना लिया हुआ है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज 20 मिलीमोल, 20 मिलीमोल हमने HCl लिया है। और एमीन हमारे पास कितना है, मतलब बेस हमारे पास कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml 0.1 इंटू 800 दैट इज 80 मिलीमोल्स, 80 millimoles of base, 20 millimoles of strong acid, they would react। इस जगह limiting reagent HCl है, HCl would be completely consumed, HCl वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और बेस 80 ml बेस में से 20 ml रिएक्ट कर लेंगे और वहां पर 60 मिलीमोल बेस के बचे रह जाएंगे। और इनिशियली सॉल्ट 0 था, रिएक्शन के बाद 20 मिलीमोल सॉल्ट बन जाएगा। दिस वुड हैपन व्हेन एसिड HCl इज एडेड टू मिथाइल और इथाइल एमीन, यह रिएक्शन होगी। और अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ बेस बचा हुआ है और बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस। जब बेस बचा रह जाए और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस बचा रह जाए, तो पीएच डिटरमाइन करने के लिए द कंसेप्ट दैट वी अप्लाई इज द कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। This is a basic buffer solution. We need to apply Henderson's equation for basic buffer. हम बेसिक बफर के लिए जो हेंडरसन्स इक्वेशन ऑब्टेन करें वह पहले लिख देते हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे। एंड दैट इक्वेशन इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ salt upon base. This is that equation that we had learned for basic buffer solution। अब इस इक्वेशन से हम नई POH वैल्यू निकालेंगे। ओरिजिनल POH वैल्यू 2.5 थी, अब जो नई POH वैल्यू है मैं इसको POH डैश लिखता हूं। डेफिनेटली एसिड डालने से POH वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी देखिए, PKB इज 4 प्लस log ऑफ सॉल्ट की जगह पर मैं लिखूंगा व्हाट इज द सॉल्ट, सॉल्ट इज 20 मिलीमोल। बफर सॉल्यूशन में वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं रहता है, वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, इसमें डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम टर्म है वो कैंसिल हो जाना है, इसलिए मैं सीधा मिलीमोल में सब्स्टिट्यूट कर दूं। 20 मिलीमोल अपॉन 60 मिलीमोल, मिलीमोल मिलीमोल भी कैंसिल्ड, 1/3 log of 1/3 is minus 0.48, so this is 4 minus 0.48, so the new POH value is POH dash 4 minus 0.48, this is 3.52, this is the new POH value। अब उन्हें पूछा क्या है, उन्हें पूछा है परसेंटेज चेंज इन POH, तो चेंज इन POH निकाल दे। चेंज इन POH is initial POH is 2.5, final POH is 3.52, so 3.52 minus 2.5, that is 1.02, this is the change in pH। Percentage change in POH is change in POH upon original POH into 100, it's nearly 40%। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं देयर हाइब्रिड प्रॉब्लम्स, इसमें इसी चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। इसके पहले हमने डिसोसिएशन ऑफ बेस अलग पढ़ा था, बफर सॉल्यूशन अलग पढ़ा था। एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसमें डिसोसिएशन ऑफ बेस का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है और बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, और ये चीज दिमाग उस समय एग्जामिनेशन में क्लिक होना चाहिए प्रॉब्लम पढ़ते से ही कि इसको कैसे करा जाए। मैं दोबारा प्रॉब्लम को समझाता हूं और कैसे उसको सॉल्व करा गया है तेजी से उसको ब्रीफिंग करवाता हूं। That asked what is percentage change in POH if 200 ml of 0.1 molar HCl is added to 800 ml of 0.1 molar ethyl amine solution and PKB of ethyl amine is given 4। ethyl amine एक बेस है, ये हमें एक जनरल नॉलेज से भी पता होना चाहिए,
हमने यह बात पता होना चाहिए जितने भी एमीन सॉल्ट ऑर्गेनिक एमीन्स हैं वो बेस होते हैं, और ये हमें पीकेबी जब लिख दिया तो यह बात बिल्कुल साफ समझ में आता है कि दिस इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, मींस इट्स अ बेस। और पीकेबी वैल्यू जब 4 दिया हुआ है इट मींस इट्स अ वीक बेस। एक वीक बेस है 800 ml 0.1 मोलर वीक बेस, इसका कुछ ना कुछ पीओएच होगा। उसमें जब हम HCl डालेंगे तो उस पीओएच में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो हमने इनिशियली कहा फॉर इनिशियल पीओएच इनिशियली वी हैव गॉट प्योर बेस इन प्योर वाटर, हमें डाइल्यूशन लॉ लगा देना चाहिए। और डाइल्यूशन लॉ किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। डाइल्यूशन लॉ का ऐसा कैसे ही एक्सप्रेशन हमें रिकॉल करना है। देखिए डाइल्यूशन लॉ में हमने कई सारे एक्सप्रेशन लिखे। डाइल्यूशन लॉ में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, डाइल्यूशन लॉ में हमने H पॉजिटिव आयन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा है, और डाइल्यूशन लॉ में हमने pH POH के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा है। जब हम डाइल्यूशन लॉ लगा रहे हैं तो इमीडिएटली हमको ये सोचना है कि कंटेक्स्ट क्या है, हमें क्या चीज डिटरमाइन करना है, कौन सा एक्सप्रेशन डाइल्यूशन लॉ का इधर अप्लाई करा जाना चाहिए। इधर यदि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखने बैठ गए, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन लिखने बैठ गए तो अननेसेसरी आप समय बर्बाद कर रहे हो। आपको सीधा सीधा सोचना है कि हमें पीके भी दे रखा है, हमें चेंज इन पीओएच चाहिए, तो क्यों ना डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को लगाया जाए, पीओएच इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग सी। सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस ये आपके दिमाग में बिल्कुल दे शुड बी मक्ड अप, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम आए एकदम से आप अप्लाई करो और आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि यह एक्सप्रेशन इधर सबसे सुटेबल है। पीओएच इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी सब्स्टिट्यूट करा माइनस लॉग सी, कंसंट्रेशन हमने देख लिया 0.1 मोलर, 800 ml से कोई मतलब नहीं है, इस जगह कंसंट्रेशन सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करा जाना चाहिए। log C, log of 0.1 is -1 and we calculated the initial pOH value that comes out to be 2.5. Right. This is the initial pOH value. अब हमको यह सोचना है कि HCl डालने पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका pOH कैसे निकाला जाएगा। इथाइल एमीन बेस है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जा रहा है। हमने थ्योरी डिस्कस करते समय बिल्कुल साफ साफ यह बात समझ रखी है कि एसिड और बेस को जब भी मिलाया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इनएविटेबल, यह होगी ही, इट्स ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट ऑलवेज ऑकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यह पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसमें या तो बेस पूरी तरह से कंज्यूम होएगा या एसिड पूरी तरह से कंज्यूम होएगा, जो भी कम है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा और इस जगह पर रिएक्शन होकर यह सॉल्ट बनेगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब हमने रिएक्शन करवानी है, मोल कंसेप्ट लगाना है। मोल कंसेप्ट लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की आवश्यकता है। नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर लिए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, HCl के लिए भी, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम एथाइलेमीन के लिए भी। लिमिटिंग रिएजेंट HCl हमने देख लिया क्योंकि कम है। HCl पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, 0 बचा रह गया। इनिशियली सॉल्ट 0 था, 20 मिलीमोल HCl के रिएक्ट करें तो 20 मिलीमोल सॉल्ट बन जाएगा, 20 मिलीमोल बेस कम हो जाएगा तो 80 मिलीमोल से बचा रह गया 60 मिलीमोल। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है इसमें एक तो बेस है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ऑफ वीक बेस। नाउ दिस इज अ बफर सॉल्यूशन, यह एक बफर सॉल्यूशन है, दिस इज अ बफर। हमने यह बात सोच के कि यह बफर है, इसमें बफर इक्वेशन लगाई, बेसिक बफर इक्वेशन, हेंडरसन्स इक्वेशन, और हमने नई पीओएच वैल्यू डिटरमाइन कर ली। नई पीओएच वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए पीकेबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट अपॉन बेस करते समय हम अच्छी तरह से यह बात थ्योरी में नोट करे हैं कि बफर सॉल्यूशन में पीएच या पीओएच वैल्यू वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सॉल्ट अपॉन बेस जब इसका कंसंट्रेशन का रेशो लेंगे तो वॉल्यूम टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम मिलीमोल्स का भी रेशो देख ले तो वही कंसंट्रेशन का रेशो होगा। हमने मिलीमोल्स का रेशो ले लिया, सॉल्ट 20 बेस 60, log of 1/3, log of 1/3 is minus log 3 and log 3 is 0.48। यह कुछ log की वैल्यूज हमने इनिशियली ही बता रखी है, ये भी आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा हुआ चाहिए। log 2, log 3, log 5 ये वैल्यूज दे शुड बी नोन टू यू। 4 minus 0.48, 3.52, this is a new pOH value, this is a change in pOH value and this is a percentage change. Note it down. Now we'll discuss 10th problem.